बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट कर रखा है फ़िश के बारे में। अब हम इसका दूसरा पोर्शन पढ़ रहे हैं जो कि एवोल्यूशनरी प्रेशर्स से रेलेवेंट है। हमने इसकी लोकोमोशन और न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज इन फ़िश। सर्कुलेशन के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं फ़िश से लेकर मैमल्स तक, उन सब के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आप सबको पता होगा कि इसमें ब्लड कभी भी ब्लड वेसल की जो लेयर्स हैं उनसे बाहर नहीं आता। दैट इज़ ऑलवेज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स। यानी हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ से ये कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज़ से वेन्स में एंड देन अगेन टू द हार्ट। तो कभी भी आपको ब्लड जो है वो इन कन्फाइंड से बाहर नज़र नहीं आएगा। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पता है, जैसे इनवर्टिब्रेट्स में हमने देखा था या हेमिकॉर्डेटा में, कि उसमें ब्लड जो है वो इन आर्टरीज से निकलकर स्पेसेस में या साइनसेस में बिखर जाता है और बॉडी टिश्यूज़ को बाथ करता है और अगेन उसको कलेक्ट करके हार्ट में डाइवर्ट किया जाता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वर्टिब्रेट्स तमाम के तमाम फॉलो करते हैं। All the vertebrates have a closed circulatory system in which a heart pumps the blood with red blood cells containing hemoglobin through a series of arteries, capillaries and veins। यानी इसमें हमारे पास एक मीडियम है, इन वेसल्स के अंदर घूम रहा है जिसको हम ब्लड कहते हैं। ब्लड में दो कंटेंट्स होते हैं, एक है उसका प्लाज्मा और दूसरे उसके ब्लड सेल्स होते हैं। अमूमन जो हमारे पास, क्योंकि हम इसको गैस एक्सचेंज के हवाले से सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो उसमें हमें गैस एक्सचेंज के लिए जो मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए दैट इज़ पिगमेंट, और वो इन वर्टिब्रेट्स में अमूमन जो है वो हीमोग्लोबिन होता है और वो कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। The evolution of lungs in fishes was paralleled by changes in the vertebrate circulatory system। यानी जैसे जैसे हम सक्सेस देखते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, उनमें बेसिकली जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी मॉडिफाई होता गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ डाइवर्ट हुआ और उनके अंदर उसी तरह के फिर गैस एक्सचेंज की भी मॉडिफिकेशंस उसी हिसाब से हमारे सामने आई हैं। These changes are associated with the loss of gills, delivery of the blood to the lungs and separation of the oxygenated and unoxygenated blood in the heart। फ़िश में तो हम देखते हैं कि क्योंकि फ़िश की बॉडी में लंग्स इतने ज़्यादा नहीं है, स्पेशली सिर्फ लंग्स जो लंग फिशेस हैं या कुछ ऐसी फ़िशेस हैं जो कि सरवाइव कर सकती हैं विदाउट वाटर, उनके अंदर ये कुछ मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी हुई है। इसके अलावा बाकी फ़िश के अंदर गिल्स की मॉडिफिकेशन है जिसके लिए ज़रूरी है कि गैस एक्सचेंज गिल के थ्रू हो। फर्दर जब हम फ़िश से आगे बढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, उसमें हमने देखना है कि क्योंकि गिल्स नहीं होते और वो सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें लंग्स की मॉडिफिकेशन आ जाएगी, तो उस हिसाब से गैस एक्सचेंज भी उसी तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी। The vertebrate heart develops from the 4 embryological enlargements of ventral aorta। पीछे हमने जो इनवर्टिब्रेट्स थे उसके अंदर ये देखा था कि बेसिकली पंपिंग हार्ट के नाम से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर उनके अंदर मौजूद नहीं था। उनके अंदर जो वेंट्रल वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स, वही पंपिंग एक्शन करती थी, उन्हीं के थ्रू जो है वो ब्लड को पंप किया जाता था। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स के लेवल पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वेंट्रल एओर्टा में कुछ तब्दीलियाँ आई थी जिसकी वजह से हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। वो तब्दीलियाँ क्या थी कि वेंट्रल एओर्टा में कुछ चैम्बर्स जो थे वो डिस्टिंग्विश हो गए। उन चैम्बर्स की मदद से ये एक पंपिंग ऑर्गन, एक हार्ट की फॉर्म में हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आ गया। उस जो चैम्बर्स थे उनकी डिटेल क्या है कि सबसे पहले वेंट्रल एओर्टा का एक पोर्शन साइनस वेनोसिस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, अगला पोर्शन जो है वो एट्रियम की फॉर्म में, एट्रियम से आगे वाला वेंट्रिकल की फॉर्म में, और वेंट्रिकल से आगे ये वेंट्रल एओर्टा या कोनस आर्टरियोसिस से निकल कर ये वेंट्रल एओर्टा की फॉर्म में। तो बेसिकली ये 4 चैम्बर्स थे। फर्स्ट वन इज़ साइनस वेनोसिस, सेकेंड वन इज़ एट्रियम, थर्ड इज़ वेंट्रिकल एंड फोर्थ इज़ कोनस आर्टरियोसिस। ये वेंट्रल एओर्टा जो है उसने अपनी मॉडिफिकेशन करके, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कुछ हो गई जिसकी वजह से वो ब्लड चैम्बर जो है वो एक हार्ट की फॉर्म में आपके पास एक टोटल एक ऑर्गन आ गया जिसने पंपिंग एक्शन ब्लड का जो है वो संभाल लिया। तो फ़िश में भी यही हिसाब है। In fish, blood flows from the venous system through the sinus venosus, the atrium, the ventricle and conus arteriosus and into the ventral aorta। जैसे ही वीनस सिस्टम से ब्लड आता है वो हार्ट के इन सारे चैम्बर से उसी तरतीब में ये सर्कुलेट करता है और उसके बाद ये वेंट्रल एओर्टा के हवाले कर दिया जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे ही हार्ट जो है उसने ब्लड को पंप किया यहाँ से साइनस वेनोसस से, एट्रियम से, वेंट्रिकल से, फिर उसके बाद कोनस आर्टरियोसस और फिर ये वेंट्रल एओर्टा आ जाता है। वेंट्रल एओर्टा में जैसे ही आता है ब्लड, उसके बाद इसको
मुख्तलिफ जो वेसल्स हैं उनके ज़रिए से गिल्स को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जाता है। और गिल्स के पास भेजने का मकसद क्या होता है कि क्योंकि ये हार्ट से निकल कर जा रहा है और इसमें हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बॉडी को सप्लाई करने के लिए, तो ब्लड पूरी बॉडी में जाने से पहले गिल्स के पास जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करेगा। ऑक्सीजन कैरी करने के बाद ये डॉर्सल एओर्टा में जाएगा, फिर पूरी बॉडी को सर्कुलेट करते हुए वापस ये हार्ट की तरफ डाइवर्ट करके आ जाएगा। इन वेंट्रल एओर्टा 5 efferent vessels carry the blood to the gills where the vessels are branched into capillaries। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जैसे ही वेंट्रल एओर्टा स्टार्ट होता है इसमें 5 पेयर्स जो हैं राइट और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 5 पेयर्स जो हैं एफरेंट वेसल्स के निकलते हैं इस वेंट्रल एओर्टा में से, जो कि गिल्स की तरफ इसको ब्लड को ले जाते हैं। ब्लड इज़ कलेक्टेड बाय द इफरेंट वेसल्स। उसके बाद ये पहले तो कैपिलरीज में डिवाइड होता है। कैपिलरीज के लेवल वो लेवल है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज मैक्सिमम होता है। जैसे ही गैस एक्सचेंज यहाँ पे गिल्स में कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये दोबारा मर्ज हो जाती हैं कैपिलरीज और ये बनाती हैं इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज या इफरेंट वेसल्स बनाती हैं। तो यहाँ पे वेंट्रल एओर्टा से जो डिवीजन हुई वो एफरेंट वेसल्स थी, जबकि फिर कैपिलरीज ज्वाइन करने के बाद जो बनाती हैं दैट आर इफरेंट आर्टरीज आप उसको कह सकते हैं या इफरेंट वेसल्स कह सकते हैं। वो इफरेंट वेसल्स ज्वाइन कर जाती हैं और वो मर्ज करके डॉर्सल एओर्टा में आ जाती हैं, डिलीवर्ड टू द डॉर्सल एओर्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी। उसके बाद ये है कि डॉर्सल एओर्टा कलेक्ट करने के बाद सारे का सारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है और उसको पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। अब हमारे पास फ़िश में 2 तरह की कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। एक वो फ़िश थी जिसमें टोटली हमारे पास गिल्स रिस्पॉन्सिबल थे उसकी रेस्पिरेशन के लिए या उसके गैसेस के एक्सचेंज के लिए। दूसरी कैटेगरी हमने देखी थी कुछ एलाज्मोब्रैंक्स के अंदर या कुछ ऐसी फ़िशेस थी जो लंग फ़िशेस कहलाती हैं। बेसिकली उनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस आ गई थी कि वो मड में या ड्रॉट के पीरियड में सर्वाइव करने के काबिल थी, तो उसमें लंग्स की डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। उसमें आप दोनों फिगर्स में देख सकते हैं कि इनमें वाज़ेह डिफरेंस दिखाया गया है। वो डिफरेंस बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो लास्ट वाली हमारे पास आर्टरी है उसमें एक डिवीज़न कर दी गई है और उसकी एक एक्सटेंशन बना दी गई है जो बेसिकली लंग्स की तरफ चली जाएगी। यानी ये पेयर्स उसी तरह से मौजूद हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज़ के, यानी गिल्स की तरफ तो सप्लाई हो रही है, लेकिन साथ साथ एक लास्ट वाली जो आर्टरी है उसकी एक्सटेंशंस हमें देखने को मिल रही हैं। उनको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेन्स का नाम दिया गया है। इनका बेसिक मकसद क्या है कि जब वो ड्रॉट के पीरियड में उन फिश ने सर्वाइव करना है तो उस सूरत हाल में ब्लड को डाइवर्ट करके यहाँ पर लंग्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए वीनस सिस्टम के थ्रू और फिर वो ब्लड को लेकर हार्ट के अंदर राइट वाली साइड पे एंटर हो जाए और उसको फिर बॉडी को सप्लाई किया जाए। तो लंग फिशेस की जो हम इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। इवन दो लंग फिशेस आर नॉट अ ट्रांजिशनल ग्रुप, दे प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ द लंग्स ऑल्टर द सर्कुलेटरी पैटर्न। सर्कुलेशन टू द गिल्स कंटिन्यूज बट अ वेसल टू द लंग हैज़ डेवलप्ड एज द ब्रांच ऑफ एओर्टिक आर्च नंबर 6। यानी इसमें बाकी सारा सिस्टम लंग फिशेस में वही होता है कि उनमें वही ब्रांचेस सारी जाती हैं, एफरेंट आर्टरीज़ की वही कैपिलरीज बनाती हैं, गिल्स को सप्लाई भी करती हैं। लेकिन क्योंकि सिचुएशन क्या है कि पानी अवेलेबल नहीं है जहाँ से ऑक्सीजन कैरी की जा सके, इसलिए क्या होता है कि जो हमारे पास एओर्टिक आर्च नंबर 6 है उसकी हमें ये ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई गई हैं जिनको हमने पल्मोनरी आर्टरी का नाम दे दिया है। दिस वेसल इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड एंटर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो इसमें यह है कि जैसे ही यहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजन कैरी कर ली जाएगी उसको फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के लेफ़्ट साइड में उसको एंटर करवाया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट की जो लेफ़्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द लंग फिश हार्ट आर पार्शली डिवाइडेड। उसके बाद क्योंकि अब जाहिर है हमारे पास जो फ़िश के अंदर वैसे हमने सिंगल सर्किट हार्ट पढ़ना है। सिंगल सर्किट का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा ही हार्ट में ब्लड आता है और उसमें से फिर एक दफ़ा ही उसमें बाहर एक्सपेल उसको किया जाता है। लेकिन यह है कि क्योंकि लंग फिशेस में अब हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम्स आ रहे हैं, पल्मोनरी सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, लंग्स का सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, तो उसमें चैम्बर्स कुछ हद तक डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल की फॉर्म में हमारे पास हार्ट के चैम्बर्स जो है वो पार्टीशनिंग उनके अंदर होने लग जाती है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अनऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलहदा रखा जा सके। These partial divisions help keep unoxygenated blood from the body separate from the oxygenated blood from the lungs. A spiral valve in the conus arteriosus helps that direct the blood from the right side of the heart to the pulmonary artery and blood from the left side of the heart to remaining aortic arches.
अब इसमें हम इस हार्ट की फिगर में देख सकते हैं, ऊपर हमारे पास एक दूसरी जो कि गिल्स के ऊपर डिपेंड करने वाली फ़िश है उसका हार्ट है, जबकि नीचे हमारे पास लंग फिशेस जो है उनका हार्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पे कोनस आर्टरियोसिस है उसके अंदर एक स्पाइरल वाल्व की फॉर्म में हमें एक मॉडिफिकेशन नज़र आती है। इसका मकसद क्या है कि हमारे पास अब इसमें चैम्बर्स में भी डिवीज़न स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमें सिंगल एट्रियम नज़र आ रहा है, जबकि इसमें हमें एट्रियम के अंदर डिवीजन पार्टिशनिंग नज़र आ रही है। वेंट्रिकल भी उसी तरह से हाफ पार्टिशनिंग फॉर्म में है। हमारे पास जो स्पाइरल वाल्व है वो भी कोनस आर्टरियोसिस को दो पार्ट्स में, यानी एओर्टा भी आगे जाते हुए दो पार्टिशनिंग लेते हुए जाता है। तो इसमें हमारे पास मकसद क्या है इस पार्टिशनिंग का कि जो राइट साइड है वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, जबकि लेफ़्ट साइड जो है वो पल्मोनरी वेन्स से ब्लड लेकर आ रही है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इन दोनों ब्लड को अलग-अलग रखना ताकि बॉडी को साफ़ खून या आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड खून जो है सप्लाई किया जा सके। द लंग फिशेस शो अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पल्मोनरी सर्किट एंड अ सिस्टेमिक सर्किट। तो इसमें हमें आगे जाके हम जैसे ही मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि जो फ़िश का पहले सिंगल सर्किट हार्ट था वो कैसे डबल सर्किट हार्ट में कन्वर्ट होता है। आगे जाकर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इसको फॉलो करते हैं। तो सिंगल सर्किट हार्ट का मतलब यही होता है कि जिसमें एक ही दफ़ा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, उसके बाद गिल्स को भेजा जाता है, गिल्स उसको ऑक्सीजनेट करते हैं, ऑक्सीजनेशन के बाद वो डॉर्सल एओर्टा में एंड देन पूरी बॉडी को सप्लाई करने के बाद सारे का सारा ब्लड जो है वो अनऑक्सीजनेटेड फॉर्म में हार्ट में एंटर होता है। लेकिन जो डबल सर्किट हार्ट है उसमें क्या सिलसिला है कि डबल सर्किट हार्ट दो सर्किट्स रखता है एट द सेम टाइम। उसमें राइट साइड पे जो है वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, जबकि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा होता है। तो ये हमारे पास डिटेल्स हैं बेसिकली लंग्स या गिल्स के हवाले से, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में कैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को असिस्ट करते हैं। फ़िश का अगर हार्ट देखा जाए, आपने दो किस्म की उसमें मॉडिफिकेशंस देखी हैं। एक जो फ़िश जो कि गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है उसके अंदर हार्ट की मॉडिफिकेशन यही है कि वो सिंगल सर्किट हार्ट है और सिंगल सर्किट हार्ट में साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और कोनस आर्टरियोसिस ये सिंगल चैम्बर्स हैं। जबकि लंग फिशेस जिन्होंने गिल्स की रेस्पिरेशन भी करनी है जब पानी अवेलेबल है और जब खुश्की का मौसम है तो उन्होंने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करना है। इसमें डबल सर्किट हार्ट की तरफ इशारा किया गया है कि वहाँ पे उसकी एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और डबल सर्किट हार्ट का मतलब यही है कि हार्ट की राइट साइड को हार्ट की लेफ़्ट साइड से जो है वो पार्टिशनिंग के थ्रू अलग कर दिया गया है। कंप्लीट पार्टिशनिंग तो नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक पॉसिबल किया गया है कि हार्ट की जो राइट साइड पे अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ़्ट साइड पे आने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना होने दिया जाए और बॉडी को जब ये सप्लाई किया जाए तो ज़्यादातर ऑक्सीजन अवेलेबल उसको सारे ऑर्गन्स को हो सके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट गैस एक्सचेंज इन फिशेस। उसी से रेलेवेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम से, लेकिन अब हम देखेंगे कि जैसे ही गिल के पास जाकर ब्लड जो है वो जाता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स के पास, वहाँ पे कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का और कैसे ब्लड उसको कैरी करके ऑर्गन्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसमें गिल्स की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि गिल्स वो लेवल है जहाँ पे पानी फ्रीली सर्कुलेट करके आता है फ़िश की बॉडी में, और गिल्स ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। Fish live in an environment that contains less than 2.5% of oxygen present in the air. सबसे पहला मसला जो कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को फेस करना पड़ता है वो ये है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के मुकाबले में ऑक्सीजन का लेवल पानी में बहुत कम होता है। पानी में डिज़ोल्व कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन कहीं बहुत ज़्यादा लेस होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इसमें यह है कि फ़िश को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है ऑक्सीजन का वो लेवल मेंटेन करने के लिए और ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए। To maintain adequate level of oxygen in their bloodstream, fishes must pass large quantities of water across the gill surfaces and extract a small amount of oxygen present in the water. तो इसमें यह है कि फ़िश को अपने अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए जितना हो सकता है पानी अपने अंदर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी अपने अंदर लेकर जाएंगी वो अपने गिल्स के ऊपर से पास करेंगी, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि उनके अंदर ऑक्सीजन जितनी कितनी मौजूद है पानी के अंदर उसको अपनी बॉडी में वो ला सकें और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। Most fishes have a muscular pumping mechanism to move the water into the mouth and pharynx over the gills and out of the fish through the gill openings. अब इसमें फ़िश बेसिकली करती क्या है, फ़िश के अंदर हम देखते हैं कि उसके माउथ के थ्रू पानी एंटर होता है, उसकी फेरेंक्स में जाता है और फेरेंक्स में उसकी कैविटी में से गुजरने के बाद ये आपके पास गिल ओपनिंग्स, गिल आर्चेस दिखाई गई हैं, यहाँ से पानी बाहर आ जाता है। इस सरफेस से गुजरने के दौरान ही ये वो रास्ता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो अपनी ऑक्सीजन जो है पानी फ़िश के ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको दे देता है, उसको डिलीवर कर देता है। तो बेसिकली फ़िश की जब हम गिल्स का मैकेनिज़्म देखते हैं वो हमें इन लैमिलीज़ की फॉर्म में, इन
परतों की फॉर्म में आप कह सकते हैं, जैसे बुक के पेजेस होते हैं उस शक्ल में हमें ये नज़र आते हैं। और ये लेवल इस वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया गया है ताकि जितना ज़्यादा ये एरिया अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। दूसरा इनके अंदर ये बताया गया है कि हमारे पास ये वो इफरेंट आर्टरीज़ और एफरेंट आर्टरीज़ हैं जो कि इसके अंदर से पास कर रही हैं। इनकी डायरेक्शन और पानी के गुजरने की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं या एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं, जिसकी वजह से ये एक काउंटर करंट बन जाता है। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है कि वो एक चैनल जो है वो दूसरे चैनल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या एक दूसरे के साथ टकराते हुए गुजरते हैं। ये काउंटर करंट एक्सचेंज जो है ब्लड का और वाटर का, ये मैक्सिमम कर देता है ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को। यानी जितनी ज़्यादा इनके अंदर ये इस मेथड के थ्रू ऑक्सीजन ली जा सकती है उतनी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो बेसिक मैकेनिज़्म क्या है कि हमारे पास फ़िश की जो माउथ कैविटी है और जो इसके साथ जो गिल ओपनिंग के साथ अंदर फेरेंजियल कैविटी बनी हुई है उसकी दीवारें बेसिकली मस्कुलर हैं। वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो उसकी वजह से पानी की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है और पानी अपने साथ ऑक्सीजन जो ला रहा है वो गिल्स उसको आसानी से ले सकते हैं। Muscle surrounding the pharynx and the opercular cavity which is between the gills and the operculum power this pump। यानी बेसिकली हमारे पास फेरेंक्स वो एरिया है, फेरेंक्स की दीवार के जो मसल्स हैं वो ऐसे मसल्स हैं जिनकी पावरफुल एक्शन की वजह से पानी की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। Some elasmobranchs and open ocean bony fishes such as the tuna maintain water flow by holding their mouth open while swimming। अब कुछ फिशेस की ऐसी स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लेने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए वो क्या करती हैं, अपने मुंह को मुसलसल खुला रखती हैं। यानी वो फ़िश स्विम करते हुए भी अपना मुंह बंद नहीं करती बल्कि उसको खुला रखती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उनकी बॉडी में जाए और जितना ज़्यादा पानी जाएगा ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एक्सचेंज उतना ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को रैम वेंटिलेशन कहते हैं। Elasmobranchs do not have opercula to help pump water and therefore some sharks must keep moving to survive। फिर हमें पता है कि हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं ज़्यादातर जो मॉडिफाइड फिशेस हैं। एक हम कार्टिलेजिनस फिशेस यानी elasmobranchs या शार्क्स वगैरह जिसमें आती हैं, तो उनके अंदर हमने ये देखा था करेक्टरिस्टिक फ़ीचर में कि उनके अंदर क्योंकि अपर्क्यूलम नहीं है, उनकी गिल ओपनिंग जो है वो खाली हैं या नेकेड हैं, उनके बाहर पानी के मूवमेंट को रोकने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है अपर्क्यूलम के नाम से, तो उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। उस मकसद के लिए वो क्या करती हैं कि मुसलसल मूव करती रहती हैं। जितना ज़्यादा पानी के अंदर मूव करेंगी, जितना ज़्यादा मुसलसल तैरती रहेंगी, उतना ज़्यादा पानी को अपने अंदर लेकर जाएंगी और जहाँ जहाँ से उनको अवेलेबल होगी वो ऑक्सीजन वहाँ पे अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी। अदर्स मूव वाटर ओवर देयर गिल्स विद अ पंपिंग मैकेनिज्म सिमिलर टू दैट जस्ट डिस्क्राइब। यानी दूसरी बाकी जो रह जाती हैं फिशेस, क्योंकि उसके पास अपर्क्यूला भी होंगे बोनी फिशेस के पास और उनके अंदर जो मस्कुलर एक्शन है फेरेंक्स का वो भी उनको हेल्प करेगा, तो उसकी वजह से ये पानी को होल्ड कर सकती हैं। Rather than using an operculum in the pumping process, however, these fishes have gill bars with an external flap that close and form a cavity functionally similar to the opercular cavity in other fishes। तो इन फिशेस के अंदर जहाँ पे उनके अंदर अपर्क्यूलम जो है वो मौजूद है या नहीं है, वो फिशेस की स्ट्रैटेजी ये है कि वो अपनी गिल लैमेली को यूज़ करती हैं, गिल बार्स को यूज़ करती हैं, जो यहाँ पर हमें इन गिल्स फिलामेंट्स के फॉर्म में या इन स्लिट्स के फॉर्म में दिखाए गए हैं, जिसकी मदद से वो वाटर को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करती हैं और अपनी कैविटी की फॉर्म में जो है उसको होल्ड करके रखती हैं। Spiracles are modified pharyngeal slits that open just behind the eyes of elasmobranchs and are used as an alternate route for water to enter the pharynx। तो इसमें elasmobranchs में कुछ ऐसी भी होती हैं मॉडिफिकेशंस जिसमें आइज़ के बिल्कुल पीछे ओपनिंग्स हैं, गिल ओपनिंग्स हैं, जो कि पानी का एक ऑल्टरनेट रूट भी फराहम कर देती हैं। गैस एक्सचेंज अक्रॉस द गिल सर्फेसेस इज़ वेरी एफिशिएंट। ज़ाहिरी बात है कि जितनी ज़्यादा पानी की सर्कुलेशन होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से गैसेस का एक्सचेंज भी पॉसिबल हो जाएगा। गिल आर्चेज़ और विजरल आर्चेज़ सपोर्ट द गिल्स। ये जो आर्चेज़ हैं हमारे पास गिल्स के अंदर दिखाई गई हैं, बेसिकली गिल्स की मॉडिफिकेशंस ही हैं। गिल्स को ओपन करके दिखाया गया है यहाँ पर कि इनकी जो आर्च है उसके हर एक आर्च के अंदर से मुख्तलिफ फिलामेंट्स या मुख्तलिफ हमें एक धारियाँ सी नज़र आ रही हैं निकलती हुई, ये बेसिकली गिल फिलामेंट्स कहलाते हैं। तो इन हर एक आर्च के अंदर से गिल फिलामेंट्स की मॉडिफिकेशन हमें निकलती हुई दिखाई देती है। Gill filaments extend from each gill arch and include the vascular fold of epithelium called the pharyngeal lamellae। तो इनको हम बेसिकली pharyngeal lamellae भी कह सकते हैं क्योंकि ये फेरेंक्स के ऑर्गन में फेरेंक्स के करीब ही पाई जाती हैं।
ब्रैंकियल आर्टरीज कैरी द ब्लड टू द गिल्स एंड इनटू द गिल फिलामेंट्स। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास पिछले जो हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था उसमें यहाँ पे आपको पॉइंट के थ्रू दिखाया गया है। ये पॉइंट को फॉलो करें तो आपको इस डायरेक्शन में ये आर्टरीज और ये इस डायरेक्शन में आपको वेन नज़र आ सकती है। ये ब्रैंकियल आर्टरीज हैं या ब्रैंकियल वेन्स हैं जो कि इसी रास्ते से इन्हीं गिल लैमेली के अंदर से हमारे पास गुजर रही होती हैं। Gas exchange occurs as a blood and water move in opposite directions on either side of the lamellar epithelium। तो इसमें blood और water की जो circulation है वो हमें एक दूसरे के right angle पे या एक दूसरे के parallel नहीं है, वो इस तरह से दिखाई गई है कि वो एक दूसरे को counter current करती हैं। तो ये काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम बना देती हैं। दिस काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोवाइड्स वेरी एफिशिएंट गैस एक्सचेंज बाय मेंटेनिंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड वाटर ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द कैपिलरी बेड। जितना ज़्यादा ये वाला जो सिस्टम पाया जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम, इसकी वजह से बेसिकली हमारे पास एक्सचेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाता है गैसेस का बिटवीन गिल्स एंड ब्लड। तो इसमें गैसेस एफिशिएंटली एक्सचेंज हो सकती हैं जब ये काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम हमारे पास मौजूद होता है। तो ये हमारे पास डिटेल्स थी इनके सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज के हवाले से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स कर दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि उसकी वजाहत कर सकूं। थैंक यू।